जिन लोगों का गेट क्लियर नहीं हुआ है, और या फिर जिन लोगों का कम मार्क्स आया है, उन लोगों को लग रहा है प्रिपेयर करना, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हम लोग सीधे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम लोग आ जाते हैं। बाकी जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार गेट 2026 का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फ्रेश माइंड वेंटिलेशन का क्लास, जो भी टॉपिक मैं इस पूरे सीरीज में, बुक सॉल्यूशन सीरीज में कवर करूंगा, उनका हर एक का एक डेडिकेटेड क्लास होगा, बाद में होगा। और ऑलरेडी कुछ प्रीवियस ईयर के वीडियोस पड़े हुए हैं, वो लोग जो देखना चाहते हैं वहां से भी अपना देख के कोर्स पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी वो लोग ये लेक्चर चाहे देखना चाहे तो देख भी सकते हैं, नहीं देखना चाहे तो वो लोग, ये एक लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा, तो ये लेक्चर वो बाद में भी देख सकते हैं। वैसे मैं बेसिक से पूरा क्लियर करूंगा, वो चाहे तो ये लेक्चर अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन से एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं आप लोग को। तो हाँ, यहीं पे थे हम लोग। तो माइंड वेंटिलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एन एयर सैंपल inside a sealed off area indicates the 2% carbon monoxide, 6% oxygen, 9% carbon dioxide and 83% nitrogen. The grams ratio expressed in percentage will be। ठीक है, ग्राम्स रेशियो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो ग्राम्स रेशियो जीआर होता क्या है? वो होता है आपका सीओ प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय O2 कंज्यूम्ड। ये तो एक रेशियो है, ग्राम्स रेशियो जीआर। क्या होता है रेशियो ऑफ सीओ प्रोड्यूस डिवाइड बाय O2 कंज्यूम्ड? इसका मतलब क्या हुआ? ग्राम्स रेशियो, ये दो चीज है, इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे तो एक हम लोग को वैल्यू मिलेगा, उसको कहेंगे ग्राम्स रेशियो। ये हम लोग का इंडिकेशन प्रोवाइड करता है, इंडिकेशन टुवर्ड्स स्पॉन्टेनियस हीटिंग। जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है उसके प्रति इंडिकेशन हम लोग को बताता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग सबको पता होगा कि जब सेल्फ ऑक्सीडेशन ऑफ द कोल इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस हीटिंग। जब कोल आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में खुद से ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस हीटिंग से ही आपका जो कोयला है वो आग के मतलब फायर की तरफ बढ़ता है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग, अगर ये वैल्यू जो आपका जी आर है बहुत ज्यादा हो गया, मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज रीचिंग टुवर्ड द एक्टिव फायर। और बहुत ही ज्यादा है तो मतलब एक वैल्यू होता है 3, तो मतलब वो एक्टिव फायर इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए सीओ प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? क्या सीओ प्रोड्यूस? तो जो भी स्पॉन्टेनियस हीटिंग आपका हो रहा है उसके पहले, मान लीजिए अभी हम लोग का माइंड में है, हम लोग माइंड में मल्टीपल गैसेस होते हैं, मीथेन गैस होते हैं, H2S, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, मल्टीपल माइंस में गैसेस पाए जाते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि एक पॉइंट पे ये गैसेस का कंसंट्रेशन हम लोग लिया गया, कुछ देर बाद देखा जा रहा है कि इसका कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस समय हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल करके, इनिशियल क्या था फाइनल क्या था, एक ग्राम्स रेशियो निकालेंगे, और ये इंडिकेट करेगा हम लोग का कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग वहां पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना? तो यही होता है आपका। तो इसमें सीओ प्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ? कि सीओ फाइनल जब हम लोग ले रहे हैं फाइनल रीडिंग माइनस सीओ का इनिशियल रीडिंग। सीओ प्रोड्यूस मतलब सीओ पहले कम था अब ज्यादा हो गया, तो फाइनल में ज्यादा होगा माइनस इनिशियल। और O2 कंज्यूम्ड, O2 कंज्यूम मतलब O2 पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया। ठीक है, तो O2 कंज्यूम कितना हुआ? तो O2 इनिशियल पहले ज्यादा था माइनस O2 फाइनल। ठीक है, यही मेन आपका फॉर्मूला होता है ग्राम्स रेशियो जीआर का। ग्राम्स रेशियो जो ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आपके जब क्वेश्चन में ये सब वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है, तब तो इसको आप लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। सीओ फाइनल दिया हुआ है 2%, सीओ इनिशियल नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, लेकिन नहीं भी दिया तो इसको जीरो मानते हैं। मेन इस पे आता है O2 इनिशियल दिया है कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन में आपको O2 इनिशियल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं दिया है तो एक और फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, उसको डिराइव करता हूँ, वो कैसे आता है उसको यूज करेंगे। माइनस O2 फाइनल दिया है, O2 इनिशियल इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सीओ फाइनल माइनस सीओ इनिशियल डिवाइड बाय 0.265 टू N2 फाइनल माइनस O2 फाइनल। ये देखिए कैसे आया। इसको इसको जो हम लोग हैं
ऑक्सीजन का विथ रिस्पेक्ट टू N2 का इक्विवेलेंट निकालते हैं। ऐसे आप समझिए, जो आपका फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर आपका एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक लेवल पे जो आपका ऑक्सीजन है इसका परसेंटेज कितना होता है? 20.93। एग्जैक्ट में लिख रहा हूँ, 21 के करीब होता है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 20.93। नाइट्रोजन इंक्लूडिंग ऑल इनर्ट गैस आर्गन्स, इसका कितना होता है? 79.04। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 0.03। ठीक है, ये होता है ना। तो अब इसका हम लोग O2 इनिशियल कितना है, हम लोग N2 के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। ऐसे समझिए कि जब आपका O2 20.93 था, तब आपका N2 कितना था? जब आपका N2 79.04 था, तब आपका O2 कितना था? यूनिटी से निकाल दिए 20.93%। ठीक है, अब आपका 1 है तो कितना हो जाएगा? 20.93 डिवाइड बाई 79.04। और अब आपका N2 कितना फाइनल में? N2 फाइनल, तब आपका O2 ये N2 है, ये O2 है। जब आपका N2 इतना था तो O2 इतना था, जब 1 है तो इतना, जब N2 फाइनल है तो एक वैल्यू है तो वो कितना होगा? 20.93 डिवाइड बाई 79.04 इंटू N2 फाइनल। इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? ये आएगा 0.265 इंटू N2 फाइनल। ठीक है, यहां से ये आता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको इनिशियल कोई वैल्यू नहीं दिया, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको फॉर्मूला को यूज करते हैं। सीओ फाइनल में कितना दिया है आपका? 2%। क्यों 2% दिया है? तो 2 माइनस सीओ इनिशियल, इनिशियल में कुछ नहीं दिया तो इसको जीरो ले लेंगे। सिंपल सी बात है। डिवाइड बाय 0.265 इंटू N2 फाइनल कितना दिया? 83%। इंटू 83 माइनस O2 फाइनल में कितना दिया है? 6%। -6। ये देखिएगा आप लोग, परसेंट को मतलब हम डायरेक्ट पीडीएफ यहाँ पे लिख दे रहे हैं। कुछ लोग 2% है तो उसको 2 डिवाइड बाई 100 करके लिखेंगे। 2 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे डिवाइड बाई 100, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 100 होगा, तो 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा? रेशियो निकालिए आप लोग। ये जाएगा कितना? 2 डिवाइड बाय, गेट कैलकुलेटर हम लोग खोल लें। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाय 0.265 इंटू 83 - 6। देखिए डायरेक्ट कैसे, 2 डिवाइड बाय 0.265 इंटू 83 - 6। ये कितना आ गया? 12 पॉइंट कितना आ गया? इसको वैल्यू आप निकाल दिए, पूरा कितना आया? 0.125। ये रेशियो आया है आपका, किसने पूछा? परसेंटेज में। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा? 12.5%। ठीक है, 12.5%। ये आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। समझ में आया सबको? बोलिए भाई, समझ में आया? Okay, I will teach in English. Everybody understand? We will proceed with next question. So the next question is saying that as per CMR 2017, the maximum wet world temperature in underground coal mine. Okay, as per CMR 2017, the maximum wet world temperature कितना होगा in underground coal mine में? ठीक है, तो CMR क्या होता है आपका? कोल माइन रेगुलेशन 2017 में मल्टीपल चैप्टर्स दिए हुए हैं। ओके, there is multiple chapters and there is one chapter is chapter 9 और chapter 7 इसमें माइन वेंटिलेशन के बारे में दिया है। ठीक है, और उसमें पहले ही आपका 153 है स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशन। ओके, सो इन CMR 2017 coal mine regulation 2017 there is chapter 7 that gives the regulation about mine ventilation, and in that the first point and in overall 153 point
the standard of ventilation is given, and in that there is one sub point regarding the wet bulb and dry bulb temperature. Okay. So before knowing the statement, first of all, we need to understand what is the wet bulb temperature. Okay. We need to understand what is wet bulb temperature. So there are two types of temperature. दो तरह का टेम्परेचर होता है, एक होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर और एक होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर. ओके. सो ड्राई बल्ब टेम्परेचर. तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका क्या होता है? बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो स्टैंडर्ड थर्मोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं वो होता है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ठीक है. वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है? इन द वेट बल्ब टेम्परेचर वी मेजर द temperature with the help of thermometer. With the help of thermometer, and in the thermometer there is a one ball or wick which is जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक वेट कपड़े से ढक देते हैं. It is covered with a wet cloth. Okay. And then we measure the temperature. So that indicates the wet bulb temperature. अब इसमें क्या होता है? वेट bulb temperature में आपका बेसिकली जो आपका क्लोथ वेट होता है तो वो क्या होगा? जितना भी पानी है उसका क्या होगा? इवेपोरेट्स होगा. ओके. और इवेपोरेट होगा तो टेम्परेचर वो कम दिखाएगा. तो हमेशा आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर से. ठीक है. तो वेट बल्ब टेम्परेचर लेस देन ड्राई बल्ब टेम्परेचर. समझे? वेट बल्ब टेम्परेचर में बेसिकली क्या होता है? थर्मामीटर में बॉल या विक होता है जिसमें हम लोग वेट क्लोथ लगाए रहते हैं. तो क्लोथ का पानी इवेपोरेट होगा. तो इवेपोरेट होगा तो वो वहां का एटमॉस्फेयर क्या ठंडा बनाएगा तो वो टेम्परेचर कितना कम दिखाएगा. तो वो होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर. अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज बेसिकली ह्यूमिडिटी के लिए यूज होता है. अब ऐसे समझिए आप लोग, अगर आपके सराउंडिंग का ह्यूमिडिटी 100% है तो इवेपोरेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा. तो उस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर होगा. अगर आपका ह्यूमिडिटी बहुत कम है, एक वैल्यू है और एक मानिए कि बहुत कम है, तो किसमें आपका वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा कम होगा? ऑब्वियसली जिसमें आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है बहुत कम है. ठीक है. तो उसमें इवेपोरेशन लेवल ज्यादा होगा. तो उस केस में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर बहुत कम होगा. तो ज्यादा अगर डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर है, ऐसे समझिए ना, एक केस है कि अगर आपका ह्यूमिडिटी 100% है तो उस केस में इवेपोरेशन नहीं होगा. तो उस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा. ठीक. और एटमॉस्फेयर में कुछ भी ह्यूमिडिटी है तो इवेपोरेशन होगा. तो उस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर बराबर नहीं होगा और हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर कम होगा. उसका तो रीजन पता है. अब जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है मतलब ह्यूमिडिटी लेवल उतना कम है, मतलब उतना ड्राई एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी लेवल जितना कम मींस ड्रायर एटमॉस्फेयर. ड्रायर एटमॉस्फेयर है. ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका कि WBT और DBT में ड्राई बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है. समझ गए ना कैसे होगा? डिफरेंस ज्यादा है. ओके. बिकॉज when the atmosphere is drier, in that case the humidity level is very less, and in that case the evaporation process will increase, the evaporation rate will increase, and that will eventually lead to a very lower wet bulb temperature. Okay. ठीक है ना? तो ये तो आपको समझ में आ गया वेट बल्ब टेम्परेचर होता है क्या. अब CMR में, ये जो CMR में हमें बताया हूं आपको, इसमें नॉर्मल सीधे एक पॉइंट दिया है. कोलमैन रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको रटा होना चाहिए. दैट यू नीड टू लर्न. उसमें मल्टीपल वर्ड्स यूज किए वो आप समझ सकते हैं, जैसे वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, डायल टेम्परेचर क्या है, कॉन्सेप्ट उससे क्लियर कर सकते हैं. लेकिन वो वैल्यू कितना होगा जैसे उसको आपको रटना पड़ेगा. तो मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर वो आपका है 33.5 डिग्री सेल्सियस. उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए माइस में. ठीक है. इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ा देता हूँ आपको क्या है. ये सीधे मैं स्टेटमेंट वहीं से CMR से निकाला हूँ. ये स्टेटमेंट कहता है कि द मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर इन अ वर्किंग प्लेस डज नॉट exceed 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड वेयर द वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 30.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो वहां पे आपका एयर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. तो 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर
30.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, तो इन दैट केस द एयर वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ये स्टेटमेंट ये कहता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भी देखिए सीएमआर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी सेम वही स्टेटमेंट है, आप उसी में सीएमआर 2017 के चैप्टर 7 में जाएंगे, 153 पॉइंट मिलेगा, उसके मल्टीपल सब पॉइंट्स है। पहला ही पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में ये दिया हुआ है कि आपका क्वांटिटी ऑफ एयर माइंस में किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दो चीज पे डिपेंड करता है। एक तो आपका प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो आपका होता है 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन ऑफ द कोल प्रोडक्शन। कितना कोल प्रोडक्शन हुआ है एक दिन में, और 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन इन द लार्जेस्ट शिफ्ट। ठीक है, इन द लार्जेस्ट शिफ्ट, तो इन दोनों में जो ज्यादा वैल्यू आएगा उस पर डिपेंड करता है। इसका आगे न्यूमेरिकल भी है, करेंगे, तो अभी तो स्टेटमेंट वाइज है, तो मैं इस बता देता हूँ कि जो आपका क्वांटिटी ऑफ एयर जो सर्कुलेट करना है अंडरग्राउंड माइन में, किस पे डिपेंड करेगा? टोटल प्रोडक्शन इन अ डे, टोटल मैन पावर, की टेम्परेचर, ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ऑप्शन ए एंड बी पे, इस पे भी डिपेंड करेगा प्रोडक्शन कितना हुआ है कोल का, और इस पे भी डिपेंड करेगा मैन पावर कितना है इन द लार्जेस्ट शिफ्ट में। इन दोनों में इससे वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, जो ज्यादा आएगा, विच एवर इज ग्रेटर, वी टेक दैट। ओके, ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन के प्रेजेंस से कौन सा एसोसिएटेड है? ये डैम्स होते हैं। कितने तरह के डैम्स होते हैं, अब ये समझिए आप, कितने तरीके के डैम्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपका होता है ब्लैक डैम्प। ब्लैक डैम्प आपका होता है मिक्सचर ऑफ एक्सेस, ये वर्ड याद रखिएगा, एक्सेस N2 प्लस CO2, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना होना चाहिए और उस समय कितना है, उसका जो डिफरेंस लेंगे, मतलब जो ज्यादा, कितना ज्यादा N2 और CO2 है, उसका मिक्सचर को कहेंगे हम लोग ब्लैक डैम्प। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट आता है फायर डैम्प। एक फायर डैम्प होता है। फायर डैम्प आपका क्या, मीथेन से एसोसिएट होता है, CH4। फिर आपका क्या होता है स्टिंग डैम्प। स्टिंग डैम्प क्या, H2S गैस से होता है। फिर आपका वाइट डैम्प। वाइट डैम्प आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, CO। और एक होता है आपका आफ्टर डैम्प। आफ्टर डैम्प क्या होता है? आफ्टर डैम्प वो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये सब क्या है? ब्लैक डैम्प, फायर डैम्प, स्टिंग डैम्प, वाइट डैम्प। ये ब्लैक डैम्प में क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, ये भी मिक्सचर ऑफ गैसेस, सब मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ब्लैक डैम में मिक्सचर ऑफ गैसेस ऐसा है कि जहां पे एक्सिस N2 और CO2 है। फायर डैम में बेसिकली मीथेन का जो कंसेंट्रेशन है वो एसोसिएट करेगा फायर डैम से। H2S है तो स्टिंग डैम, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो व्हाइट डैम। और आफ्टर डैम क्या होता है कि जब मान लीजिए आपका माइंस में कोई फायर डैम्प हुआ है, या कोल माइन कोल डस्ट एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक है, या तो फायर डैम्प एक्सप्लोजन हुआ है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन और कोल डस्ट एक्सप्लोजन। If in any mine the fire damp explosion or coal mine explosion has happened, then after that the mixture of gases will represent the after damp. इसमें बेसिकली क्या होता है, समझे ना? वो फायर डैम्प एक्सप्लोजन या फिर कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन के बाद जो आपका मिक्सर ऑफ गैसेस बचता है, उसको हम कहते हैं क्या, आफ्टर डैम्प। इसमें क्या, CO2 होता है, CO होता है, N2 होता है। देखिए हम बताए थे जितने माइंस गैस होते हैं, H2S, SO2 होता है, ये सम टाइम्स होते हैं, और वेरी लेस अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहुत कम होता है क्योंकि एक्सप्लोजन हो गया है तो पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हो गया उसमें। तो इस केस में ऑक्सीजन आपका बहुत कम होता है। ओके। अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन ब्लास्टिंग फ्यूम्स। ब्लास्टिंग के बाद जो गैसेस रिलीज होते हैं, जो फ्यूम्स रिलीज होते हैं, उसमें क्या होता है हार्मफुल गैसेस। तो एक बात पहले आप तो ये समझिए कि मैं आपको ये बताया था ना कि माइंस में मल्टीपल गैसेस होते हैं। तो माइंस में कौन कौन से गैसेस होते हैं? मीथेन होते हैं, CO2, नॉक्स। नॉक्स क्या हो गया? NO या NO2, दोनों को नॉक्स कह देंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन H2S SO2। ठीक है। तो मीथेन का दो चीज है कि मीथेन का कंसेंट्रेशन 0.75% से कम नहीं होना चाहिए इन द जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न। मतलब एक इनटेक और रिटर्न होता है ना, तो इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न में 0.75 से कम नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी, मतलब सॉरी, मतलब कम होना चाहिए, उल्टा बोल दिया कि मीथेन का कंसेंट्रेशन 0.75% से कम होना चाहिए इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एंड शुड बी लेस देन 1.25% इन एनी पार्ट्स ऑफ द माइन। ठीक है, ये मीथेन का हो गया। CO2 का कंसेंट्रेशन आपका 0.5% से कम होना चाहिए। नॉक्स का 0.0005 से कम होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसेंट्रेशन आपका 0.005 से कम होना चाहिए। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 19%। हमेशा माइंस में किसी भी लोकेशन हो, उसका 19% से ज्यादा कंसेंट्रेशन होना चाहिए ऑक्सीजन का। H2S का शुड बी लेस देन 0.001% और SO2 का शुड बी लेस देन 0.0005%। ठीक है, ये आप इससे समझ लीजिए। और परसेंटेज को पीपीएम में कन्वर्ट करना आता ही है। परसेंटेज क्या लिखा है? मतलब 0.5% मतलब 0.5 डिवाइड बाई 100, और पीपीएम है तो इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना? 10⁴ से, मतलब नेट वैल्यू। तो कोई परसेंटेज वैल्यू है उसको पीपीएम में कन्वर्ट करना है तो 10⁴ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, अगर आपको ब्लास्टिंग फ्यूम्स में कौन से गैसेस रिलीज होता है वो भी नहीं याद, अगर आपको ये याद है तो ये देखिए क्वेश्चन आपका सीधे बन जाएगा। अब आप ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दो गैसेस का कह रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस फ्यूम। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना? 0.5 होता है, सही है। नाइट्रस फ्यूम का कितना होता है? 0.0005 होता है, तो ये तो इसका नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है? 0.005। नाइट्रस फ्यूम का कितना? 0.0005, ये सही है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 0.5%। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है? 0.005। ये क्या लिखा है? 0.0005, ये नहीं होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होता है? 0.005, और नाइट्रस का होता है, ये उल्टा दिया है, ये भी नहीं होगा। तो ये देख रहे हैं, ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन गलत है, केवल दूसरा ऑप्शन ही सही है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, अगर आपको याद है तो। और ब्लास्टिंग फिल्म्स में आपका जो फिल्म्स निकलते हैं, अब आप इससे याद भी रख सकते हैं कि दो तरह के फिल्म्स जो डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वो होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस फिल्म्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है इसको आप याद रख लीजिए, और नॉक्स का 0.005 बोले तो 50 ppm, 0.0005 बोले तो 5 ppm। क्या कह रहे हो? आफ्टर डैम के कंपोजिशन में भी कुछ रेशियो होता है क्या? नहीं, आफ्टर डैम पे कुछ नहीं होता है रेशियो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं है। रेशियो जितना मैं आपको बता दूंगा, ग्राम्स रेशियो होता है, रिएक्शन कोशेंट होता है, और एक हम लोग ब्लैक डैम का निकालते हैं। 3 न्यूमेरिकल बनता है इस कॉन्सेप्ट पे, ऐसे कोई आफ्टर डैम में रेशियो नहीं होता है। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिडक्शन ऑफ CO डिवाइड बाई O2 रेशियो सोज। बताइए क्या होगा? अभी मैं आपको बताया था जी, ग्राम्स रेशियो के बारे में बताया था ना, ये देखिए ग्राम्स रेशियो। तो ग्राम्स रेशियो में 0.1 से 0.5% है। जो भी मैं ग्राम्स रेशियो बताया था ना, GR ग्राम्स रेशियो, CO प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाई O2 कंज्यूम्ड, इसका दो फॉर्मूला में लिखाया था। CO फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई O2 इनिशियल माइनस फाइनल। ये अगर चारों वैल्यू दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो जो फाइनल वाला है 0.265 वाला है वो फॉर्मुला यूज करेंगे। अब ग्राम्स रेशियो का देखिए, जो रेशियो आया अगर 0.1 से 0.5 के बीच में है, तो मतलब नॉर्मल कंडीशन है माइंड में।
अगर ये रेशियो देखिए बढ़ गया 1% है, तो इंडिकेट्स द एक्सिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस, मतलब नॉर्मल स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है। अलर्ट, वार्निंग, वार्निंग पॉइंट है वहां, कि जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है उसको फायर में कन्वर्ट नहीं करना है, तो उसके हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले लेंगे फिर। अगर ग्राम रेशियो 2 आया है, 2% के आसपास, तो मतलब जो स्पॉन्टेनियस हीटिंग है वो एक्टिव फायर में कन्वर्ट हो रहा है, अप्रोच कर रहा है। ओके, एंड इफ ग्राम रेशियो 3 उससे ज्यादा है, मीन्स वो ऑलरेडी वहां पे एक्टिव फायर है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग हटाइए, वहां एक्टिव फायर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर रेशियो कम है, अगर रेशियो कम है, तो वहां क्या हो जाएगा, चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन, कंटिन्यूएशन ऑफ फायर, इंक्रीज इन फायर, डिक्रीज इन फायर। बताइए, रिडक्शन ऑफ CO डिवाइड बाय O2 रेशियो, डिक्रीज इन फायर होगा। सॉल्यूशन का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा, माइंड डेवलपमेंट का भी मैं कर दूंगा कल। कल मैं सब पीडीएफ वगैरह जो माइंड डेवलपमेंट का है उसका भी अपलोड कर दूंगा, सॉल्यूशन का और इसका भी कर दूंगा। क्या होगा, डिक्रीज इन फायर होगा, अगर फायर लगा है तो डिक्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिग्री ऑफ गैसीनेस का क्वेश्चन है। H प्लस पर CMR 2017 के द इनफ्लेमेबल गैस shall be deemed by to have been found or detected when it is indicated by methane detector to be 0.1%, और इन केस ऑफ माइन हैविंग, मतलब 0.1% से ज्यादा पाया गया। तो तीन तीन तरह के डिग्री के माइंस होते हैं, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 गैसियस माइंस। इसको दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक तो आपका परसेंटेज ऑफ मीथेन और रेट ऑफ मीथेन एमिशन मीटर क्यूब पर मिनट में। परसेंटेज ऑफ मीथेन अगर 0.1% से, तो 1 डिग्री है, अगर ग्रेटर देन 0.1% है तो 2 डिग्री और 3 डिग्री है। तो इस केस में क्या कह रहा है, 0.1% है या फिर उससे ज्यादा है, तो डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसियस माइंस, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं, ये क्या होता है, 1, 1 से 10 ग्रेटर देन 10, 1 से कम, 1 से 10 के बीच में, ग्रेटर देन 10, तो ये आपका हो जाएगा इससे। इसका देखिए डायरेक्ट में उठाया भी हूँ, डिग्री ऑफ गैसियस माइंस का 1 2 3 3 डिग्री है। परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस, मतलब मीथेन गैस के बारे में बात कर रहे हैं, जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो वही मैं परसेंटेज ऑफ मीथेन का बोला, परसेंटेज ऑफ मीथेन जो है वही इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न, 0.1 से अगर कम है तो डिग्री 1 है, 0.1 से अगर ज्यादा है तो डिग्री 2 है, और डिग्री 3 दोनों हो सकता है। रेट ऑफ मीथेन इमिशन, ठीक है, इस पहले ये पॉइंट से करेंगे डिफरेंशिएट, फिर इस पे जाएंगे। रेट ऑफ मीथेन इमिशन मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। रेट ऑफ मीथेन इमिशन मैंने बोला 1 से कम, 1 से 10 के बीच में, और 10 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किया है परसेंटेज ऑफ मीथेन के बेसिस पे। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रेट ऑफ मीथेन एमिशन के बेसिस पे, तो वहां आप डिग्री 2 डिग्री 3 डिफाइन कर देंगे। ऑप्शन डी होगा, 2 डिग्री नहीं होगा, 2 और 3 दोनों हो सकता है, आप कंफर्म नहीं बता सकते यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फ्री रेस्पिरेबल सिलिका प्रेजेंट इन द एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट, ARB, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए से एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, ये क्या होता है, 10 माइक्रोन से जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसको कहते हैं हम लोग ARD, एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट। जो पार्टिकल का साइज 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन क्या है, ये माइक्रोन होता है, माइक्रोमीटर को ही माइक्रोन कहते हैं, से ज्यादा है, वो हम लोग के नाक में फंस जाएगा। हम लोग जब एयर इनहेल करेंगे तो हम लोग के नाक में फंस जाएगा। लेकिन जो लेस देन 10 माइक्रोन, वो हम लोग के लंग्स तक पहुंच जाएगा, और वहां पे ये हम लोग को डैमेज पहुंचा सकता है। तो वो होता है 10 माइक्रोन से छोटा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट। ठीक है, तो अब जो आपका जो एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट है, इसका लिमिट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका पे। अगर परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, पहले हम लोग परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका निकाले इन्वायरमेंट के कंडीशन, कैसे समझिए, माइनस में क्या है,
एक जगह हम लोग पहले परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका का टेस्टिंग करा दिए कितना है। अगर उसका दो केस बन रहा है, लेस देन 5% है, ग्रेटर देन 5% है, ठीक है। अगर लेस देन 5% है तो एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट का लिमिट जो है वो होगा आपका 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर इससे कम होना चाहिए, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5% है तो जो एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट का लिमिट है वो बनेगा 10 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, ठीक है। नया फॉर्मूला याद रखिएगा, 10 डिवाइड बाय, पुराने फॉर्मूला में यूज करते थे 15, नए फॉर्मूला में यूज करेंगे हम लोग अब जितने भी हैं। 2017 रेगुलेशन के बाद से ये 10 हो गया, 2017 रेगुलेशन के पहले से ये 10 की जगह 15 था, अब 10 हो गया। 10 डिवाइड परसेंट ऑफ फ्री सिलिका। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि परसेंट विथ 8% देन द परमिसिबल लिमिट, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका 8% है। ये क्या दूसरा केस है, 5 से ज्यादा है, तो उस केस में आपका एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट का लिमिट क्या होगा, क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई, ठीक है। ये कितने है 5 डिवाइड 4 कितने है 1.25, ऑप्शन बी। समझ में आया, दो केस बन रहा है इसमें, दो केस बन रहा है इसमें, समझ में आया सबको, बोलो भाई। कह रहा है कि डेली आउटपुट ऑफ अ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इन 300 टन एंड नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट इज 100 इन द लार्जेस्ट शिफ्ट में द एयर क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, ये वाला देखिए, करवाया था ना कि आपका 2.5 मीटर क्यूब, करवाया था ना कि क्वांटिटी ऑफ एयर जो माइंस में जाएगा वो दोनों पे डिपेंड करेगा कि कोल का प्रोडक्शन कितना है और पर्सन एम्प्लॉयड इन द लार्जेस्ट शिफ्ट कितना है, ठीक है। तो ये वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। कोल प्रोडक्शन कितना दिया है क्वेश्चन में, 300 टन दिया है, तो उस केस में कितना होगा 2.5 इंटू 300 मीटर क्यूब पर मिनट क्वांटिटी, तो कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करिए, 750 मीटर क्यूब पर मिनट क्यू आ गया पहला केस। दूसरा केस 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंस, पर्सन एम्प्लॉयड in the largest shift in the mine, क्या 6 मीटर क्यूब पर मिनट कितना है 100%, मतलब तीनों शिफ्ट का निकाला गया होगा, उसमें पाया गया होगा कि किसी एक शिफ्ट में 100 सबसे ज्यादा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया क्यूब 600 मीटर क्यूब पर मिनट। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा है 750, 750 हम लोग ले लेंगे, ये इसका मतलब है, विच एवर इज ग्रेटर तो ये ले लेंगे, समझे, बोलो भाई। ऑल गुड, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये देखिए भाई, सेम क्वेश्चन है जीआर का, ग्राम रेशियो हम पढ़ाए थे ना आपको, ग्राम रेशियो, ठीक है। 0.1 से अगर 0.5% है, 1% है, 2% है, 3% है, वही था ना। रेक्टिफायर किस केस में था 3% पे, ए का 5 हो जाएगा, ए का 5 ये और ये। अब इसमें देखते हैं नेसेसिटी फॉर चेकअप, एग्जिस्टेंस ऑफ फायर, स्पॉन्टेनियस हीटिंग अप्रोचेस फायर, ये किस में था 2 में था, तो डी का 1, ये वाला, ये ऑप्शन डी करेक्ट। देख रहे हैं इसमें ए का 5 है, एक्टिव फायर 2 के केस में आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग अप्रोचेस फायर, 1 के केस में आपका क्या एग्जिस्टेंस ऑफ फायर, फायर नहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, ठीक है। तो सी का 1, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, सी का 2, हाँ भाई सी का 2, 1 वैल्यू सी का 2, ये हो गया। अब देखिए 0.4 और 0.5 दो चीज है, दोनों का सेम ही होगा, नॉर्मल कंडीशन है या नेसेसिटी फॉर चेकअप, तो नॉर्मल हम 0.4 को क्या दे रहे हैं, 0.5 पे हम लोग क्या दे रहे हैं, 0.5 से ज्यादा है तो चेकअप का नेसेसिटी है, ठीक है। तो 0.1 से 0.5 पे क्या नॉर्मल,
लेकिन 0.5 से ज्यादा है तो उस केस में हम लोग का चेकअप का नेसेसिटी है। 1 पे एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग है, 2 पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग अप्रोचेस एक्टिव फायर, और 3 पे आपका एक्टिव फायर है। यही ना अभी मैं बताया था। ठीक है, आगे चले। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ अ माइन एयर हैज अ फॉलोइंग वॉल्यूमेट्रिक कंपोजिशन। ऑक्सीजन इतना वॉल्यूम है, CO2 का वॉल्यूम है, मीथेन का वॉल्यूम इतना है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम इतना है। कैलकुलेट कंपोजिशन परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास से पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास कितना होगा बताइए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकाल देंगे कि टोटल मास, टोटल मास कितना है मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। ठीक है, तो 19.81% कितना है, ऑक्सीजन है, इंटू इनका मॉलिक्यूलर 32, प्लस CO2 का कितना है 0.92। ये ना, डिवाइड बाय 100 होगा ना, परसेंटेज में दिया है तो, इंटू CO2 कितना मॉलिक्यूलर वेट 44, प्लस मीथेन, मीथेन का कितना 1.02% डिवाइड बाय 100, इंटू मीथेन का कितना हो जाएगा आपका 16 मॉलिक्यूलर वेट, प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है 78.25, इसका मॉलिक्यूलर वेट 8। इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा टोटल, या फिर एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा ऑफ माइन गैस। इसको सॉल्व करिए, इसका वैल्यू बताइए कितना आएगा। आंसर आएगा आपको 28.8172। ठीक है, ये आ गया। अब एक हर एक का आपका परसेंटेज बाय मास पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बाय मास निकाल देते हैं, बाय मास। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना है बताओ भाई। यहाँ पे टोटल वेट कितना है, या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 28.8172, और ऑक्सीजन का इस केस में कितना है 19.81% है, इंटू 32। ठीक है, यही ना होगा। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम लोग सबका कैलकुलेट कर लेंगे। ये ऑक्सीजन का है, इसका आपका कितना आएगा अप्रॉक्स बताइए, 22 के आसपास आएगा। अब इसी तरह हम लोग CO2 कैलकुलेट कर लेंगे। CO2 कितना है, बाय वेट 0.92% है, इंटू 44 डिवाइड बाय 28.8172। है ना, सब टोटल इतना वेट है, इसमें से ऑक्सीजन का वेट इतना है, तो परसेंटेज बाय वेट पता नहीं चल गया। इसको सॉल्व करिए, इसी तरह आपका आ जाएगा मीथेन का 1.02 डिवाइड बाय 100, इंटू मीथेन 16 डिवाइड बाय 28.8172। इसको निकालिए कितना आ रहा है बताइए मेरे को। और लास्ट आपका क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है आपका 78.25, 0.25 डिवाइड बाय 100 इंटू 28 डिवाइड बाय 28.8172। बताइए किसके किसके अप्रॉक्स आ रहा है बताइए। ये जाएगा आपका 1.4 के अप्रॉक्स 0.57, और ये आ जाएगा आपका 76 के अप्रॉक्स। ऑप्शन बी सबसे क्लोज है, हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। एवरेज परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया था आपको, परसेंटेज बाय मास निकालना है, उसका तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, RQ का क्वेश्चन है। एक ये भी रेशियो होता है RQ, तो क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशेंट। ठीक है,
ये क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ CO2। हम लोग सांस लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं और O2 कंज्यूम करते हैं, उसी का रेशियो है CO2 प्रोड्यूस डिवाइड बाय O2 कंज्यूम्ड। तो CO2 प्रोड्यूस क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है मतलब बाद में जाना होगा, फाइनल माइनस CO2 इनिशियल डिवाइड बाय O2 इनिशियल माइनस O2 फाइनल। ठीक है, इसमें देखिए CO2 फाइनल, पर्सन वर्किंग इन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन इनिशियल इतना था, एक्सहेल्स द एयर कंटेनिंग 4.5% CO2 एंड 16%, मतलब फाइनल में कितना है? तो CO2 आपका फाइनल में कितना है? 4.5 माइनस CO2 इनिशियल। CO2 इनिशियल आकर आपको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है तो जीरो मानिए, नहीं तो 0.03। स्टार्ट में तीन बताया था ना आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 79 के आसपास परसेंटेज था, ये 21 था, और CO2 का था आपका 0.03%। ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो ये यूज कर लीजिए, नहीं भी यूज कर रहे तो देखिए ऑप्शन में बहुत वैरी तो नहीं कर रहा है। ऑप्शन वाला है तो देखिए बहुत वैरी तो नहीं कर रहा, अगर ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो जीरो लेके पुट कर दीजिए, अगर पास पास है तो 0.03 लीजिए, न्यूमेरिकल में तो 0.03 ले लीजिएगा। डिवाइड बाय ऑक्सीजन इनिशियल, ऑक्सीजन इनिशियल कितना था? 21 माइनस ऑक्सीजन फाइनल कितना है? 16। तो सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, कितना आएगा? 5, 4.47 है, तो कितना आ जाएगा? 0.894 आ जाएगा। किसके करीब है? इसके, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आया? मॉलिक्यूलर वेट है जय, 32, 44, 16, ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट है। देखो 32 ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ यूज हुआ है। 44 ये किसका टर्म है? 0.92% क्या है? CO2 है ना, तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट है। डिवाइड बाय 100 तो परसेंटेज इसलिए कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट से। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है ये है N2 का मॉलिक्यूलर वेट। तो नेट मास आ गया। अब इसका मास बस इतना है तो परसेंटेज बाय मास निकालना है, ये तो सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन है, फॉर इंडियन कोल माइंस द मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट कंटेनिंग 7.5 ग्रेटर देन 5% है, परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। तो इस केस में एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट का लिमिट हो जाएगा 10 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। ये कितना है? 10 डिवाइड बाय 7.5। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड। नाउ ऑडियो क्लियर आ रहा है ना? हाँ, तो इसको डिवाइड करिए, कितना आएगा? बताइए भाई, कितना आएगा? आप लोग सोच रहे हैं ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। 10 डिवाइड बाय 7.5 कितना आएगा? 1.33 आएगा। ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है? कौन बताएगा? क्योंकि ये 2017 के पहले का क्वेश्चन है। 2000 CMR 2017 आने के बाद हम लोग 10 यूज करते हैं। इससे पहले हम लोग, मैंने बताया था, 15 यूज करते थे। 15 डिवाइड परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका, तो कितना है? 15 डिवाइड बाय 7.5, 7.5 कितना? 2 आ गया। CMR 2017 आने के पहले हम लोग 15 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका करते थे। CMR 2017 आने के बाद हम लोग 10 डिवाइड परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका करते हैं। तो अभी हम लोग का ये फॉर्मूला है, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए 2014 का है ना, गेट का, तो इसलिए देखिए ऑप्शन मैच नहीं करेगा, लेकिन यही होगा आंसर 1.33। ओके, ऑल डू, ऑल गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी, लोअर या फिर हायर लिमिट, आपका कुछ भी दिया है, इसका सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइड बाय V1 डिवाइड बाय X1 प्लस V2 डिवाइड बाय X2 प्लस V3 डिवाइड बाय X3। जितना भी है, 4 है तो 4 लिख देंगे। इसका कितना वॉल्यूम परसेंटेज है, डिवाइड बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइड बाय उसका जो एक्सक्लूसिविटी लिमिट निकालना है। जैसे आपका एक्सक्लूसिविटी, लोअर एक्सक्लूसिविटी ऑफ द गैस मिक्सर का कितना होगा, ये पूछा है ना, बार एक्स कह दे रहे हैं, कितना होगा? 3 तरह का गैस है, इस चीज को ऐड कर देंगे। 75 प्लस 15 प्लस 10 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय इसका कितना है?
5 प्लस 15 डिवाइड बाय इसका कितना है 3.3 प्लस 10 डिवाइड बाय इसका कितना है 4.2। इसको सॉल्व करिए आंसर। ठीक है, सॉल्व करिए कितना आ रहा है, सॉल्व करिए कितना आएगा, आ जाएगा आपका 4.56 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, ये क्वेश्चन देखिए, ये हाल्डेन एपरेटस का क्वेश्चन है। हाल्डेन एपरेटस आपका किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ गैस पता करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हाल्डेन एपरेटस में कौन कौन सा रिएक्शन होता है। इसमें कंबसन होता है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से आप देखिए क्या समझ में आ रहा है। माइन एयर सैंपल कंटेन्स द मीथेन है, सीओ है, H2 है, N2N O2। माइन का एक सैंपल एयर लिया गया है, माइन के एयर का सैंपल लिया गया है, जिसमें मीथेन गैस है, सीओ है, H2N2 है, O2 है। ठीक है, और हाल्डेन एपरेटस की मदद से हम लोग को पता करना है कि कंसंट्रेशन क्या है उसका। तो इसमें हम लोग कंबसन कराते हैं, तो कंबसन कराते हैं तो सबका कंबसन कराते हैं, क्या क्या गैस है, तो H2 कंबसन कराते हैं, तो H2 कंबसन क्या होगा, तो O2 तो H2O बन जाएगा। और किसका होगा बताइए, मीथेन का, मीथेन का कंबसन होगा, क्या हो जाएगा CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करेंगे 2, यहाँ 2। और बताइए किसका होगा यहाँ कंबसन, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 का तो नहीं होगा ना, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, तो हो जाएगा CO2। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा। इसको क्या देते हैं X, इसको Y, इसको Z। मतलब जब 2XH2 रिएक्ट करेगा X से, तो X मोल ऑफ H2O बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें गैस, ये दोनों H2O गैस नहीं लेते हैं, तो इसको हटा देंगे, मोल में काउंट नहीं करते गैसियस में, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। सिंपल सी बात, आगे चलते हैं। जब YCH4 रिएक्ट करेगा 2Y ऑक्सीजन से, तो बनेगा YCO2 प्लस 2YH2O, तो H2O है, फिर लिक्विड गैस हटा देंगे। और जब 2 टाइम्स ऑफ Z रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, ये ना है, तो क्या बनेगा आपका, बोलो भाई। ये 2x, यहाँ x क्या है, एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 2x क्या हो गया, मतलब 2x वैल्यू रिएक्ट करेगा x वैल्यू से, तो x वैल्यू बनेगा H2O का, यही ना हुआ। लेकिन H2O पानी है, तो H2O कंसिडर नहीं करते हैं। जब Y यूनिट CH4 रिएक्ट करेगा 2Y यूनिट O2 से, तो Y यूनिट CO2 बनेगा, और 2Y यूनिट H2O, H2 हटा देंगे। 2Z यूनिट CO रिएक्ट करेगा Z यूनिट CO से, तो Z यूनिट CO बनेगा। ये समझ में आया, बोलो भाई। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि टोटल कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर कंबसन, मतलब पहले वॉल्यूम कितना था, बाद में वॉल्यूम कितना है, यही ना है, मतलब कितना कम हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर कंबसन, मतलब पहले ज्यादा था बाद में कम है, और उसका डिफरेंस जो है वो 10 है, 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें देखिए, इस रिएक्शन में पहले कितना था 3x, बाद में कितना है x, तो कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पहले इक्वेशन में 3x प्लस, इसमें y प्लस 2y, y बन रहा है तो 2y, ये याद रखिएगा, इसको नहीं लेंगे, H2O को नहीं लेते हैं कभी भी। ठीक है, और इसमें 3Z पहले था, बाद में Z बना, तो कितने का घटा, 2Z, ये कितना दे रहा है 10, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, CO2 फॉर्म, CO2 कितना बना, यहां CO2 बना और यहां, तो Y प्लस Z, तो CO2 फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा, Y प्लस Z यूनिट है, ये कितना है 6, ये मान लीजिए दूसरा इक्वेशन। और O2 कंज्यूम, O2 खत्म कितना हुआ, ये O2 कंज्यूम्ड का कितना हो जाएगा, X प्लस 2Y प्लस Z, ये कितना दिया 9.5, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तीनों इक्वेशन सॉल्व करिए, आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ मीथेन,
मीथेन का परसेंटेज मतलब वाई पूछा है, वाई का वैल्यू पूछा है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मीथेन पूछा है ना। परसेंट ऑफ मीथेन मतलब वही वॉल्यूम परसेंटेज मोल परसेंटेज सेम होता है, या मोल के रिस्पेक्ट में तो सेम वही, तो मतलब वाई का वैल्यू निकालना है आपसे। सॉल्व करिए, दो इक्वेशन है, सॉल्व करिए। दोनों इक्वेशन करते हैं। तो इक्वेशन वन में टू इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, ये करेंगे तो 3x बराबर -2 आएगा, तो x बराबर -2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब x बराबर -2/3 पुट कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन थर्ड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2x बराबर 0.5, तो x बराबर 0.5 डिवाइड बाई 2, 0.25, यही ना आएगा। तो इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, काम करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2y प्लस जेड बराबर 9.5 प्लस 2/3, यही ना आएगा। अब हमको क्या y का वैल्यू निकालना है, ये एक इक्वेशन बन गया, मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन कह देते हैं। अब क्या करना है, फोर्थ इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दीजिए, यही ना आ जाएगा आपका आंसर। फोर्थ में सेकंड माइनस करिए, कितना आएगा, 2y माइनस वाई, वाई जेड जेड गया, कितना होगा 9.5 प्लस 2/3 -6। यहाँ पे y कितना आ जाएगा, y निकालिए कितना आएगा, 4.16% आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना जाएगा, 4.16% ऑफ मीथेन। समझ में आया क्वेश्चन सबको, बोलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, Carver diagram. With reference to Carver diagram, match the following context of explosibility of a mixture of normal air and methane. बताइए मीथेन का लोअर एंड अपर लेवल ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी कितना होता है। तो 5.4 से 14.8 परसेंटेज, 5.4% से 14.8, ये लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी है, हायर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी, इसके बीच में कंसंट्रेशन होगा तभी वो एक्सप्लोजिव मिक्सर फॉर्म करेगा। ठीक है ना। और कावर डायग्राम आपको याद है, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखिए आपका कावर डायग्राम, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सप्लोजिबिलिटी, मतलब एक्सप्लोजिव मिक्सचर है। यहाँ पे मीथेन का मिक्सचर है आपका 5.4, ये क्या हो जाएगा आपका 14.8। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका होता है 19%, और इस पॉइंट पे आपका होता है 12 के आसपास। ठीक है, 12-13 के आसपास। तो अगर आपका इस रीजन में लाई कर रहा है तो एक्सप्लोजिव मिक्सर है, इस रीजन में लाई कर रहा है कि तो नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सर है, इस रीजन में फॉर्म कर रहा है तो केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सर, और इस रीजन में मैं फॉल कर रहा है तो ऐसा मिक्सर बन ही नहीं सकता है। ये 4 रीजन होता है कॉवर्ड डायग्राम में। तो वही पॉइंट दिया है और आपको पता करना है कि क्या होगा। अब ये कॉवर्ड डायग्राम आपको ये बना के नहीं दिया रहेगा, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में बना के दिया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 5.4 से 14.8 कौन सा लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, और 19% है। इस पे ऑक्सीजन का परसेंटेज भी याद रख लीजिए आप, 5.4 से 14.8 पे। ठीक है, ऑक्सीजन का भी कितना होना चाहिए, 12 से 19% के बीच में होना चाहिए ना। 19%। तो ये क्या है, ये जो ये मिक्सचर है 9.5 पे, ये क्या एक्सप्लोजिव मिक्सचर है, तो क्यू का 4 तो कंफर्म है। बोलो भाई, ठीक है ना, बोलो। ठीक है, अब देखिए मीथेन का कंसंट्रेशन 2.4 है, मतलब ये इस साइड है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मीथेन का कंसंट्रेशन यहाँ पे इससे देखिए कितना है, 2.4 है, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 20 ज्यादा है, तो ये वाला है इस रीजन में आएगा, 20.5 है, 2.4 और 20.5। क्यों, 2.4 यही आएगा, मान लीजिए 2 है, 20.5 है, ये तो ज्यादा है, तो मतलब ये इसमें आ रहा है, तो एक्सप्लोजिव मिक्सर नहीं होगा। ठीक है,
तो पी वाला जो है ये क्या है, एक्सप्लोजिव मिक्सर नहीं होगा, नॉन एक्सप्लोजिव मिक्सर। ये पी हो गया। क्यू देखा गया तो एक्सप्लोजिव मिक्सर बन गया। पी का 2, क्यू का 4। सही है। अब ये पॉइंट देखते हैं, 17 मतलब 17% ऑक्सीजन है और 19% मीथेन। मीथेन का कंसेंट्रेशन देखिए ज्यादा है। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे उसके बीच में है, 12 से 19 के बीच में है, लेकिन मीथेन जो है वो ज्यादा है। मीथेन जो आपका है वो ज्यादा है। ठीक है। तो ये किसमें, इस रीजन में लाई करेगा, जब आपका ऑक्सीजन उसके बीच में लाई करे 12 से 19 के बीच में, लेकिन मीथेन का कंसेंट्रेशन एक्सप्लोजिविटी लिमिट से ज्यादा है, तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगा क्या, कि फ्यूचर में पोटेंशियल होगा एक्सप्लोजिव बनाने के लिए। तो ये आर हो गया। लेकिन वही अगर जो आपका ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन भी 12 से 19 से ज्यादा है, और वो भी आपका ऑक्सीजन का कंसेंट और मीथेन का कंसेंट्रेशन भी आपका लोअर और हायर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट से ज्यादा है, तो ये मिक्सर बन ही नहीं सकता है। तो इम्पॉसिबल मिक्सर। एस। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा करेक्ट। बोलो भाई, समझ में आया? बी कैसे होगा? बी नहीं होगा, ए ऑप्शन होगा। बी इसका कह रहा है क्या? ए ऑप्शन होगा। सीधे देखिए ना आप। ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए ना, क्यू का तो एक ही पॉइंट है जो आपका एक्सप्लोजिव लिमिट में लाई कर रहा है मीथेन कंसेंट्रेशन का, तो वो एक्सप्लोजिव मिक्सर ही होगा। तो क्यू का तो 4 पक्का ही है। ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि लोअर लिमिट और हायर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी है 5.4 से 14.8, उसके बीच में पॉइंट लाई कर रहा है, और ऑक्सीजन का लिमिट 12 से 19 के बीच में है, तो वो एक्सप्लोजिव मिक्सचर फाइन फॉर्म करेगा। अगर मीथेन का कंसेंट्रेशन लोअर और हायर, लोअर और 5.4 या फिर 14.8 के बीच में नहीं है, इससे ज्यादा है, 14.8 से ज्यादा है, तो उस केस में दो बनेगा। ऑक्सीजन का आपका 19 से ज्यादा है कि नहीं, ऑक्सीजन का 19% से ज्यादा है, और ऑक्सीजन लेस देन 19% है। ऑक्सीजन अगर ग्रेटर देन 19% है तो ये मिक्सर बन ही नहीं सकता, और ये है तो ये पोटेंशियली एक्सप्लोजिव हो जाएगा। ठीक है। नॉट पॉसिबल मिक्सर। और अगर जो आपका ये वाला केस है, मीथेन लेस देन है आपका 5.4 से, तो इसमें भी दो केस बनता है। ऑक्सीजन ग्रेटर देन 9, मतलब आपका ऑक्सीजन जो है, इसमें देखिए ना, ये पॉइंट है ना, ऑक्सीजन वही 19% से कम है कि ज्यादा है, सेम वही पॉइंट है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन ग्रेटर देन 19% है, लोअर लिमिट ऑफ एक्सप्लोजिबिलिटी से कम भी है, तो ये यहां तक इसका पॉइंट देखेंगे। अगर ये पॉइंट जो ये है, तो ये नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एक्सप्लोजिव मिक्सर होगा, और इस रीजन में लाई कर रहा है, तो आपका एक्सप्लोजिव ऐसा मिक्सर बन ही नहीं सकता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फिर ग्राम्स रेशियो का क्वेश्चन है आपका। एयर एंटर्स द बोर्ड एंड पिलर पैनल एट 10 ppm। ये देखिए, इस क्वेश्चन में सब चीज दिया है। 10 ppm कार्बन, 10 ppm मतलब परसेंटेज में निकालें कितना आएगा, 0.00, 10 डिवाइड बाय 1000 कर दें, 10,000 कर देंगे ना, यही ना होगा। यही ना होगा।
हाँ, और ऑक्सीजन का परसेंटेज ये है, ये इनिशियल है, फाइनल वैल्यू दिया है। तो देखिए ग्राम्स रेशियो इसमें क्या लगेगा, सब वैल्यू दिया है। सीओ प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय O2 कंज्यूम्ड, ये ना होगा। और सीओ प्रोड्यूस कितना है, सीओ फाइनल माइनस सीओ इनिशियल डिवाइड बाय ऑक्सीजन इनिशियल माइनस ऑक्सीजन फाइनल। तो सीओ फाइनल आपका दिया हुआ है, सीओ फाइनल कितना है, रिटर्न में कितना है आपका सीओ, 80 ppm, मतलब बोलो भाई 80 ppm का मतलब कितना हुआ, 0.008 माइनस 0.001 इनिशियल है। ऑक्सीजन इनिशियल कितना है, क्योंकि सब इनिशियल फाइनल वैल्यू दिया है। ऑक्सीजन इनिशियल में कितना है, 20.78 माइनस परसेंटेज में दिया है, ये भी परसेंटेज है तो ऊपर नीचे परसेंटेज कट जाएगा, माइनस आपका ऑक्सीजन फाइनल में कितना दिया, 20.52। ठीक है, सब ये एक रेशियो देगा, और ये परसेंटेज पूछा है तो इसको ये समझिए आप, ये परसेंटेज ये परसेंटेज ये परसेंटेज ये परसेंटेज, तो ऊपर नीचे परसेंटेज कट गया तो ये एक रेशियो दिया। अब जीआर आपसे परसेंटेज में पूछा है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका कितना होगा, इसको सॉल्व करिए। कितना आपका आएगा, 2.7 के आसपास आएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देयर रेस्पिरेबल डस्ट इन अंडरग्राउंड कोल माइन इज 4.5 परसेंटेज एज पर CMR 2017 के, बोल रहा है मैक्सिमम अलाउेबल रेस्पिरेबल डस्ट। सिंपल सी बात है, यहाँ आपका परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका 5 से कम है, तो सीधे ARB का लिमिट 2 हो जाएगा। अगर 5 से ज्यादा होता तो 10 डिवाइड बाय करते, तो परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है आपका, ड्राई एंड वेट वाटर टेम्परेचर इन इनलेट ऑफ एन एयर स्ट्रीम आर 30 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस केस में, और आउटलेट में 26 एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो वेट वर्ल्ड टेम्परेचर देखिए 25 कांस्टेंट है, वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर जब आपका घटता है तो ये केस होता है सेंसिबल कूलिंग का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेटेंट कूलिंग क्या होता है, मतलब वेट वर्ल्ड टेम्परेचर घटता है इस केस में। इस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर जो आपका है वो घटता है। और कंडेंसेशन और इवेपोरेटिव कूलिंग तो आपको पता है, कंडेंसेशन जो एयर कूल्ड होता है ड्यू पॉइंट पे, और इवेपोरेटिव कूलिंग आपका इसमें भी आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है घटता है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम आपका क्या होता है, एक्सेस CO2 और N2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सील्ड ऑफ एयर सैंपल है, 16% ऑक्सीजन है, 3% CO2 है, एंड रेस्ट N2 है। तो N2 कितना हो गया, जो आपका फाइनल सील्ड ऑफ सैंपल है उसमें ऑक्सीजन आपका है 16%, और CO2 है आपका 3%। तो नाइट्रोजन आपका कितना हो गया, 81% हो गया। ये फाइनल इतना है। अब नॉर्मल स्टैंडर्ड एयर कंपोजिशन का एटमॉस्फेरिक,
एटमॉस्फेरिक लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे, ये तो परसेंटेज हम आपको बताए थे, याद करना है। देखिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 79 दिया हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम कितना होगा? तो यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। हम लोग ऑक्सीजन इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग CO2 इक्विवेलेंट निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट, मतलब यूनिटरी मेथड है एक तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इन रिटर्न डिवाइड बाय ऑक्सीजन इन इनिशियल इनटू CO2 इन इनिशियल। इसका क्या है? यूनिटरी मेथड हुआ कि अगर आपका सेम ही चीज है ना, जैसे कि O2 और CO2 के तरीके से, अगर O2 आपका O2 I है तो CO2 I है, 1 है तो CO2 I डिवाइड बाय O2 I, और अगर O2 R है तो CO2 I डिवाइड बाय O2 I इंटू O2 R। ठीक है ना? तो एक तरीके से क्या निकालना है? एक तरीके से ये निकालना है कि O2 के इक्विवेलेंट में हम लोग निकालना है। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक में आपका ऑक्सीजन 21 है, N2 79 है, और बाकी गैसेस है। तो अगर ऑक्सीजन आपका 21 है, तो फाइनल में आपका जो है ऑक्सीजन इतना है। ठीक है, तो उस केस में आपका कितना होना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे CO2 दिया नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऑक्सीजन और N2 भी नहीं दिया होता, तब आप 21, 79 और CO2 आप 0.03 ले लेते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में O2 और N2 दिया है, तो यहाँ पे CO2 आप अपने आप से इनिशियल में 0 मान लेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग निकाल देंगे N2 इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू O2। क्या हो जाएगा? O2 इन रिटर्न, सेम कॉन्सेप्ट, इंटू N2 इनिशियल। मतलब अगर ऑक्सीजन आपका 21% है, तब नाइट्रोजन 79% है। अगर आपका ऑक्सीजन 16% होगा, तो नाइट्रोजन कितना होना चाहिए? वो चीज हम लोग निकालना है। ठीक है, ये ना है। देखिए, आपका N2 समझिए पहले। अगर आपका ऑक्सीजन, इसे देखिए N2 और O2, अगर आपका नाइट्रोजन 79 है तो ऑक्सीजन 21 है, 1 है तो 21/79। सॉरी, उल्टा लिख दिया, नाइट्रोजन निकालना है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर आपका ऑक्सीजन 21% है, तो नाइट्रोजन उस केस में कितना है? 79। 1 है तो उस केस में कितना है? 79/21। अगर 16 है तो उस केस में कितना है? 79/21 इंटू 16। तो वही तो फॉर्मूला है। ऑक्सीजन रिटर्न में कितना है? 16 डिवाइड बाई 21 इंटू 79। यही तो वैल्यू एक आएगा। बोलो भाई, ये कितना आ रहा है? 60.19% आ रहा है। इसी तरह इसमें करेंगे, 16 डिवाइड बाई 21। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जीरो ले रहे हैं, तो जीरो। मतलब इतना होना चाहिए, लेकिन फाइनल आपका दिया ये है, तो ये एक्सेस कितना है, मतलब एक्स्ट्रा कितना है? तो एक्सेस के लिए 3 है, जीरो होना होना चाहिए था, प्लस 81 है, होना कितना चाहिए था? नाइट्रोजन 60.19। तो कितना जाएगा? 3 प्लस 20.18, तो कितना हो गया? 23.18% हो गया। ये हो गया आपका ब्लैक डैम का क्वेश्चन। अच्छा न्यूमेरिकल बनता है ब्लैक डैम पे। अभी कॉन्सेप्ट समझने की बस जरूरत है। अभी कॉन्सेप्ट से याद कर लीजिए, बाकी एक बार कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, तो फिर